ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन डिस्कस करनी चाहिए। उसने शायद एक ही किया है कि ये रीजनेबल टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह के केस में उसे बताना चाहिए था, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है, तो उसे केस के लिहाज से बताना चाहिए था। हाँ, ये वाइड होगा कि वाइडेबल होगा। अगर रीजनेबल टाइम में नहीं है तो ये वाइडेबल होगा ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहां पे हम सिंपल लिखेंगे कि ये वाइड होगा, वाइडेबल का लफ्ज यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया मारिया रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट, तो चूंकि मारिया ने रिफ्यूज कर दिया तो इसका मतलब है मारिया विलिंग नहीं है, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसमें ज़हन में ये नहीं होता कि अगर ये काम ना हुआ तो हम लीगल एक्शन लेंगे उसको नहीं करा। जी पूछिए। वो कह रहे हैं सर नॉर्मली एग्रीमेंट जो होते हैं ना, उनमें तो स्टार्ट में जब एग्रीमेंट हो रहा है तो दोनों पार्टीज अच्छा शुभ शुभ सोच रही होती हैं, तो ये किसी पार्टी के हो सकता है ज़हन में ना हो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो हमने क्या एक्शन लेना है। तो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखा गया है ए पार्टी बी को सेल करेगी चीजें इतने रुपए में, आगे इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ, तो लीगल स्टेटस क्या होगा? लॉ ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है ना तो एग्रीव्ड पार्टी का ये बाय डिफॉल्ट राइट है कि वो डिफॉल्टिंग पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, तो आप दूसरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल करके उससे डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। लिखा होना लाजमी नहीं, लेकिन अगर लिख दिया तो ज्यादा बेहतर है कि अगर एक ने डिफॉल्ट किया तो ये पेनल्टी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, ये हर पार्टी का बाय डिफॉल्ट राइट है कि एग्रीमेंट की वायलेशन हुई तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में 24 और 24 और 33। हाँ जी वैसे ये सेम है। रीजन क्या? क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई थी, वो नौकर ने जिसने ढूंढा जानवर उसको नहीं पता था ऑफर का नहीं पता था। क्या उसको ऑफर का पता था? नहीं था, वो तो उसने सारा काम कर लिया उसके बाद पता चला। तो इसमें ऑफर नॉट कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ये लिख लें या ये लिख लें एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड बिफोर ऑफर, ये लिख लें, दोनों लिख सकते हैं। बल्कि इससे मुझे बात याद आ गई, सम टाइम एक केस स्टडी के ऊपर दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं, एक केस स्टडी के ऊपर दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। बेहतर है कि आप दोनों लिख दें, क्योंकि उस केस में जिस केस में दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे ना, नतीजा आपका एक ही होगा, नतीजा आपका एक ही होगा। दोनों लिख सकते हैं आपने। बल्कि देखा होगा टीवी पे कभी न्यूज वगैरह सुनते हुए कि इसके ऊपर चार्ज लगाया गया दहशतगर्दी का मुकदमा भी, और फिर इसके बाद चोरी का भी, ठीक है, ये अगवा का भी, डकैती, वो 3-4 केस डाल देते हैं, 3-4। तो ऐसा हो सकता है कि एक वकूए के ऊपर 3-4 कानून की जो दफात होती है वो लगा दी जाए। तो अगर इस तरह का केस है, जब प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा है, एक इशू के ऊपर, एक वाक़े के ऊपर एक से ज्यादा लीगल प्रोविजन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर लगे आपको तो, लेकिन नॉर्मली इस लेवल पे चूंकि आईकेएफ की केस स्टडी इतनी मुश्किल नहीं होती, तो नॉर्मली मोर देन 95% केसेस में किसी एक सिचुएशन के ऊपर एक ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, तो एक दफा फिर से रीअसेस कर लें कि क्या मैंने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा, ठीक है। एक दफा फिर से दोबारा से पढ़ ले अगर आपको लगे कि दो सिचुएशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि नॉर्मली एक ही सिचुएशन अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ने के बाद भी आपको लगे दोनों अप्लाई हो रही है तो दोनों लिख दें। और की क्वेश्चन?
अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में कोई इशू नहीं है। 6 में 6 के क्वेश्चन में 27 नहीं, एक एक करके 27। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल ए वैन टू काशिफ फॉर ₹100,000। लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8 मार्च। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 8 मार्च को। काशिफ एक्सेप्ट्स बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट ऑफर? 9 मार्च। लेटर रीच्ड आदिल ऑन 11 मार्च। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट ऑफर 11 मार्च को। ठीक है। व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, 2 हिस्सों में बताएंगे। एज अगेंस्ट अदील, एज अगेंस्ट अदील हुई है 9 मार्च को और एज अगेंस्ट काशिफ हुई है 11 मार्च को। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? 30 हाँ, रिक्वायरमेंट इसकी शायद नहीं लिखी। हाँ, रिक्वायरमेंट में लिखे इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड। क्वेश्चन 30 में रिक्वायरमेंट लिखना भूल गया मैं। असल में आपको बताया था ना ICAP की बुक में उसने सिर्फ एग्जांपल्स की शक्ल में केस स्टडी डिस्कस की हुई है, हमने उसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हर क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती, एग्जाम्पल के साथ रिक्वायरमेंट, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। तो जब एग्जाम्पल को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें रिक्वायरमेंट किसी एक आधे में मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये है इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड। अच्छा, जरा मुझे बताइए, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल में आप सोचते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ, अच्छा केस था। लेकिन जब क्वेश्चन की शक्ल में दे तो आप थोड़ा सोचते हैं, कोई ना कोई 2-3 कंसेप्ट चाहे गलत ही क्यों ना जहन में आ रहे हो, लेकिन कम से कम गलत कंसेप्ट ही सही रिवाइज तो हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन की शक्ल में प्रैक्टिस करना लर्निंग के लिए ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये मैं डिस्कस कर देता हूं। तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन October 1 टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान। बिलाल रिसीव्ड द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को ऑफर कम्युनिकेट हो गई। गेव हिज एक्सेप्टेंस, और अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी, 11 को ही दे दी होगी शायद। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट ए लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर। 18 अक्टूबर में तलाल ने कहा कि मेरी ऑफर खत्म। लेटर वाज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। लेटर बिलाल को 20 अक्टूबर को मिला। इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड? यस, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो 11 को ही हो गया था, 11 को ही हो गया था। ठीक है, जब उसने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दिया था। जो आंसर लिखा है वो समझ नहीं आया। जो मैंने बोला समझ आ गया तो बस ठीक है। आंसर पीछे यही लिखा होगा, आंसर में क्या लिखा है? हाँ, सही है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? 35 कल क्लास में आए थे। अच्छा, हाँ जी, वो कह रहे हैं सर 35 में आपने कल डिस्कस किया था वो तो समझ आ गया था, लेकिन 35 में वो उसको फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर करके सोल्यूशन दे रहा है। तो ये सोल्यूशन जो है ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे, ऐसे ही है। अभी मैंने आपको बताया केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है, इसको छोड़ दे। केस समझ आया कि नहीं? जिस डिसीजन पे पहुंचे उससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? सही से बताएं, एग्री करते हैं, वो समझ आ गया। अब इसको इस तरीकाकार से क्यों लिखा गया इसको भी छोड़ दें। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाना है। ठीक है, प्रेजेंट करना जो है ना, प्रेजेंटेशन, ये 1-2 दिन में नहीं आती। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप। अब देखिए, आज तो मैंने आपको पहला असूल सिखाना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ अटेम्प्टिंग केस स्टडी, रूल आज सिखाना है। तो आप कैसे सीख सकते हैं जब मैंने एक चीज अभी सिखाई नहीं है? और ये भी अभी पहला रूल है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे, रूल ऐड होते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया महीने से पहले अगर किसी को केस स्टडी सॉल्व करनी आ जाए बहुत अच्छी बात है,
लेकिन एवरेज स्टूडेंट को तकरीबन 1 महीना लगता है केस स्टडी प्रेजेंट कैसे करनी है